नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। एक कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है और आज उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि यूपी की 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की 14 सीटों के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है और इसमें 2.71 करोड़ मतदाता 144 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। 144 में 13 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं और कुल 17,128 मतदान केंद्रों में 28,688 पोलिंग बूथ पर वोट सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे और इनमें से 4,232 बूथ क्रिटिकल घोषित कर दिए गए हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट का उपचुनाव भी सोमवार को जारी है, यानी कि आज पूर्वी लखनऊ का उपचुनाव भी हो रहा है और इसमें 4.5 लाख मतदाता 4 प्रत्याशियों में से एक को चुनेंगे। सोमवार को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोट डाले जा रहे हैं। आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और इसमें कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और कुल 8.95 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वोट डाले जा रहे हैं। इसके पहले 19 अप्रैल को, वहीं 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोट डाले जा चुके हैं। तो चुनावी गर्मी है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी को और तेज कर रहे हैं यहां के प्रत्याशी। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि वोट डालने के बाद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा। तो आज की चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रत्याशियों के बीच में जो गहमा गहमी है उसके बीच में प्रत्याशियों ने वोट डालने से पहले क्या कुछ कहा और वोट डालने के बाद भी प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा है। चलिए आपको सुनाते हैं। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन में अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया है कि एक तरफा लोग वोटिंग आदरणीय मोदी जी के पक्ष में कर रहे हैं। क्या लग रहा है बुंदेलखंड में इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है, क्या उम्मीद है बुंदेलखंड से? देखिए, बुंदेलखंड एक तरफा पहले भी जीतते थे, आज भी जीत रहे हैं, पहले भी जीतते थे और यहाँ आपने देखा है न सड़क पहले था, न बिजली, न पानी। आज सभी के घरों तक पानी पहुँच रहा है, नल का कनेक्शन पहुँच रहा है, अच्छी सड़कों का जाल है। बड़े पैमाने पर पलायन होते थे, पलायन बंद है, गुंडागर्दी बंद है, सड़कों का जाल फैला हुआ है। जनता जनार्दन चैन की नींद ले रही है और कम से खुशहाली है। पहले लाइट भी नहीं आता था, आज 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लाइट आती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या आ रही है, हमें दिख रहा है। काफी लोग आ रहे हैं ना। हाँ, आ रहे हैं। बहुत से लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट नहीं कर पाते। अरे यार, आज क्या कहेंगे? हेमा जी 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या ये सफल होगा? हाँ, सफल होगा। मैं सभी को कहूंगी कि सभी लोग वोट करें और जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अभिव्यक्ति जो होती है हम लोग मतदान करके करते हैं, तो सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में आप लोगों का भी योगदान रहे, यह मेरा आपसे कहना है। सब लोग वोट करें। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कभी भी फर्क नहीं रहा है
और पार्टी के सभी कार्यकर्ता 365 दिन जो है जमीन पर नजर आते हैं सभी लोगों के सुख दुख में। मैं समझती हूँ लोगों का पूरा विश्वास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, यह पूरा होते दिखेगा। तिबारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि हर जगह बयार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और जो यह आप विपक्ष की बात कह रहे हैं वह अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सबसे अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट अवश्य दें और अधिक से अधिक संख्या में वोट देके अपने जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन करें। ये गोपनीय मतदान है और सभी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों में जो कि 21 जनपदों में फैले हैं शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो 14 सीटों पर मतदान जारी है और ये मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में आपने देखा जोश कैंडिडेट के अंदर कितना ज्यादा है और ये जोश वोट डालने के बाद से जारी है। लगातार इन सीटों पर चर्चाएं भी तेज हैं कि आखिर इस बार किसके भाग्य का खाता खुलेगा। तो राजनीतिक पंडितों के भी ज्ञान लगातार आ रहे हैं, वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस सीट से कौन यहां पर जीतेगा, किसका राज तिलक होगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिराजुद्दीन और आरएलडी से विवेक पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, सपा से जैनुल अख्तर जी हमसे जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी गेस्ट का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार से है कि रस्तोगी जी, क्या लगता है कि आज 14 सीटों पर मतदान जारी है और मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन कुछ सीटों पर सभी का खासा फोकस है और राजनीतिक पंडित जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि ये 14 सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें 2019 में 13 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि किसी तरह वो 2014 का इतिहास दोहराए जिसमें उसने 14 में 14 सीटें जीती थी। उसके लिए वो प्रयासरत है और वो प्रयास कर भी रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी मेहनत की और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन का राज कायम किया है, पब्लिक ने उसको भी देखा है जी। और मुस्लिमों की बात करें, आज मैं लखनऊ के में बहुत जगह पोलिंग स्टेशन पर दोपहर में पूरा रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत उत्साह है और पिछले बार 2019 में मुस्लिम लोगों ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को। इस बार ये परसेंटेज बढ़ने की संभावना, हालांकि गर्मी के चलते परसेंटेज में गिरावट जरूर आई है 2019 के मुकाबले, लेकिन इसका ये पैमाना नहीं है कि उससे भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो गया या उसको वोट कम मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन मुस्लिम लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया और मुस्लिम महिलाओं में तो बहुत सा उत्साह देखा गया। मैंने बहुत सी मुस्लिम महिलाओं से बात किया तो उन्होंने मोदी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमको खड़ा करने का काम किया है, 3 तलाक से हमको मुक्ति दिलाई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम उनको वोट करेंगे, इस तरह की बातें कहीं। और दूसरी चीज आप देखिए कि लद्दाख में 61% पोलिंग हो गई है और बारामूला में 39%। तो ये सब ये प्रदर्शित करता है कि मुसलमानों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये निश्चित मानकर चलिए कि जो है इस, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये कह रहे हैं, 379 सीटों पे देखिए चुनाव हो चुके हैं और आज के 41 सीटें, 379 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो 270 सीटों से अधिक पे विजयश्री पा चुकी है, जबकि इंडी गठबंधन के लोग इस पे कोई अभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन वो किसी तरह की घोषणा नहीं कर पाते। अब भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक नारा दिया सिर्फ कि हम 10 किलो राशन दें, तो और उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। ये सब भी चीजें हैं, जनमानस सब देख रहा है और इन सब चीजों को देख के वोट कर रहा है। ये निश्चित रूप से चलिए कि अचंभित करने वाले नतीजे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी अगर 400 पार कर जाए तो उसमें भी कोई शंका की बात नहीं। ठीक है पंकज जी। केसी जैन जी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीदें कर रही है 5वें चरण के चुनाव को लेकर,
केसी जैन जी। जी देखिए, जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, हेलो, आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही केसी जैन जी। मेरा प्रश्न आपने सुना? जी 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 देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम किया है, खास करके ये जो 5 वर्ष रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। आप देखिए, ये चुनाव कोई नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र की राजनीति को, राष्ट्र के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। ऐसे में जनता जनार्दन ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को बैठाना चाहती है केंद्र में, जो कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र को आगे क्यों ले जाए। अभी आप देखिए, भारत देश जिस प्रकार से 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और धीरे धीरे हमारा ये लक्ष्य है कि हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर पहुंचे, और इसके लिए मोदी जिस प्रकार से प्रयासरत है। आप देखिए, जिस प्रकार से हथियार अभी तक हम बाहर से आयात करते थे, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में हैं। हम जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हुए, वो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, आप देखिए लगातार भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विकास के काम किए, साथ ही साथ जो एकीकरण के काम किए मोदी जी ने, और आप देखिए कि भारत देश में जो अलगाववादी शक्तियां थी, उनको जिस प्रकार से नेस्तनाबूद करने का काम मोदी सरकार ने किया है, उससे भी जनता प्रभावित है। धारा 370 क्या नहीं हटनी चाहिए थी? पूरी जनता उससे खुश है, और तमाम सारे ऐसे काम हुए, वो विकास के तो काम हुए। साथ ही साथ आप देखिए, किसानों के लिए अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे पहुंचता है, तो आज किसान भी खुश है, आज नौजवान भी खुश है, आज युवा भी खुश है। आप देखिए कि जिस समय तमाम सारे देशों में अंतरकलह चल रही थी, उस देशों में युद्ध चल रहा था, तो हमारे देश के नौजवान वहां फंसे हुए थे, खास करके मेडिकल के छात्र फंसे हुए थे। उनको वापस लाने का काम किसने किया? किस प्रकार की पॉलिटिक्स अपनाई गई कि दोनों देशों में कई घंटे के लिए युद्ध रोक दिया गया, और हमारी हवाई यात्रा के द्वारा हम अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को वापस ला पाए। इसी तरीके से सीए लेकर के आए, सीए के माध्यम से हमारे जो बिछड़े हुए भाई बंधु जो बाहर रह गए थे, जो प्रताड़ित थे, उनको वापस लाने का काम किया। तो ये जो ऐसे काम है, जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सत्ता ही कर सकती है, ये प्रदेश की सत्ता नहीं कर सकती, और उसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार भी चाहिए, जिससे कि कहीं पे टकराव की स्थिति ना हो, कहीं पे कोई काम में रोड़ा ना पड़े। इसीलिए मोदी जी ये सारे काम कर सके, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और जनता ने सारी चीजें देख करके फिर से एक बार निर्णय लिया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होना नितांत आवश्यक है। और एक चीज है, अभी देखिए आधे घंटे बाकी है चुनाव के लिए, मतलब चुनाव में वोट डालने के लिए। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप चाहिए, अभी भी टाइम है, लाइन में लग जाएंगे तो 7 बजे तक, 8 बजे तक भी वोटिंग होगी, लेकिन आप जाकर के 6 बजे के पहले लाइन में लग जाएंगे, बिल्कुल वोट पड़ेगा, और आप अपना मतदान करिए, देश के भविष्य को चुनिए। वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन घर से निकलिए, वोट डालने जरूर निकलिए। और चाबी आपको किसको देनी है देश की चाबी, कि विकासवादी जो पार्टी उसको देना है या विनाशवादी पार्टी के हाथ में देना है। ठीक है केसी जैन जी। मिराजुद्दीन जी, ओवर टू यू, क्योंकि रायबरेली, अमेठी और कई सीटें ऐसी हैं यूपी में जिन पर जनता की भी निगाहें टिक गई हैं कि आखिर यहां से खेला क्या होगा, और राजनीतिक पंडित भी अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। ओवर टू यू मिराजुद्दीन जी। जी बताइए। जी, आपने मेरा प्रश्न सुना? जी हाँ। जी हेलो। जी मिराजुद्दीन जी, हाँ। आपने मेरा प्रश्न सुना? जी एक बार रिपीट करिए फिर से। रायबरेली सीट हो, अमेठी सीट हो, या फिर अन्य, अब जनता की भी निगाहें टिक गई हैं इन सीटों पर, क्योंकि राजनीतिक जो पंडित हैं वो अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं इन सीटों को लेकर। क्या लगता है कि 5वें चरण में इन महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस किस तरह से जीत हासिल कर रही है? जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक लक्ष्य रख के बता रही है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस का क्या लक्ष्य है? क्या वो जीत रही है इन सीटों पर? जी मैडम, ये जो रायबरेली और अमेठी वाली सीटें हैं, यहाँ से कांग्रेस एक बम्पर जीत के साथ बाहर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जनता को एक लोकसभा का प्रत्याशी या एक एमपी नहीं दिख रहा है, यहाँ से उनको एक देश का प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ से दिख रहा है। एक प्रधानमंत्री का चेहरा निकल के आएगा, युवा, वो दिख रहा है। यहाँ पे बम्पर जीत मिलने की पूरी संभावना नहीं, पूरी उम्मीद है।
देश का प्रधानमंत्री आपके नजरिए से कौन होगा और जनता इस बार क्या चाह रही है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लगनशील हैं, और जो इंडिया गठबंधन है वो इनके नाम पर सहमति जताएगा और इनको प्रधानमंत्री के लिए आगे लाया जाएगा। ठीक है जैनुल जी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी की कमान संभाले हुए है। ऐसे में आज रायबरेली और अमेठी सीट काफी खास मानी जा रही हैं। जैनुल जी पक्ष रखिए। जी, रायबरेली और अमेठी जो सीटें हैं जी, इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत सीटें हैं। और आज जो चुनाव हो रहे हैं 14 सीटों में सिर्फ 2 ही सीट की बात न किया जाए, क्योंकि ये वीआईपी सीटें हैं और परंपरागत जो है कांग्रेस की ये सीट रही है। ये पिछले टर्म में स्मृति ईरानी जी आई थी, जो इनका कोई वहां की जनता में कोई देश नहीं बन पाया, कोई इन्होंने काम नहीं किया। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं सारे पैनल पे बैठे हुए हमारे दोस्तों को कि यही स्मृति ईरानी जी हैं। जब 50 रुपया गैस का दाम बढ़ जाता था तो सिलेंडर लेकर जंतर मंतर और संसद भवन के अगल बगल बैठ के ये धरना प्रदर्शन करती थी। इनका चेहरा जनता जो जान चुकी है कि अब जो है यही आपका 1200 तक सिलेंडर हो गया। और माननीय मंत्री जी जो है एक बार भी एक महिला भी है और महिला की दर्द समझती है, घर का बजट कैसे बनता है। एक पूरे एक महीना चलाने के लिए घर का किचन का सबसे ज्यादा अगर किसी को टेंशन आता है तो वो गैस सिलेंडर का आता है। तो इस पे इन्होंने कभी भी महिलाओं के लिए घर के लिए व्यवस्था इन्होंने दिया नहीं। और वो जो है उनका इस बार बोरिया बिस्तर बनने वाला है और जनता उनको टाटा बाय करके विदा करेगी। और 14 में से जिस तरह उनका 13 था सीटें पिछली बार, इस बार भी मैं दावा करता हूं कि 13 सीटें जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी और बहुत बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। और तमाम टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले और आम जनता ये जो है उनको जो है लग गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है बड़ी तेज गति से, पब्लिक चूंकि इतनी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, आपके जो है आर्थिक तंगी से, कि जो है इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताने जा रही है। और आने वाला दिनों में जो है 4 जून को रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन की जो है सरकार बनेगी और देश की जनता को जो है एक नई सरकार, नई उमंग, नई जोश के साथ हमारे इंडिया गठबंधन का जो है जो घोषणा पत्र है कि 1 जुलाई को आपको 8,500 महिला को जो है खाते में पैसा जाएगा, 5 किलो राशन के जगह पे 10 किलो राशन दिया जाएगा, तमाम कल्याणकारी योजना हम देंगे। हम जो है युवाओं को जो है तमाम तरह के जो है पेंशन, वो आपका एजुकेशन लोन देने जा रहे हैं सस्ते दर पे, तमाम इस तरह की चीजें हम योजना दे रहे हैं। इनका भी एक तरफ मैनिफेस्टो मैडम पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए कि इनका भविष्य ये क्या देने जा रहे हैं युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, तमाम लोगों को। और एक तरफ इंडिया गठबंधन भी अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जनता फैसला करने जा रही है। और जनता का झुकाव पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये जो है पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन मय हो गया है। और आने वाला समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है विवेक जी, ओवर टू यू जवाबों के सवाल के साथ। विवेक जी देखिए, पहले तो मंच पर सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा जी, क्योंकि एक नई पारी की शुरुआत मैं एक नए पैनल के साथ कर रहा हूं और मैं अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, बात सही है, हमारे सपा के सम्मानित प्रवक्ता भाई इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने क्या कहा कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल ये 13 सीटों पे ही सिमट जाएंगे, क्योंकि हम अभी भी जिस चरण के भी चुनाव है हमने बात शुरू से 80 सीटों की है। और विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज, विवेक जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, नेटवर्क ग्लिच के कारण। मेरी आवाज आ रही है? विवेक जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। विवेक जी बताइए।
मैं वही कह रहा हूँ। पहले तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं आपकी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बात जब उत्तर प्रदेश में होगी, बात जब 80 लोकसभा सीटों की होगी और आपकी सोच अगर 13-16 सीटों तक सिमटी है, तो यकीनन आप 13 से 16 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें की मुश्किल से आपको 2 या 3 सीटें मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य पहले ही सार्थक हो चुका है। आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि परंपरागत सीटों के अलावा आप किसी सीट पर बात नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने करी थी कि हमारे मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके राष्ट्र के विकास और राष्ट्र को के विस्तार को लेकर उद्देश्य होता है तो मैनिफेस्टो नहीं होता, वहां पर रणनीतियां होती है। हम तो पीओके के आगे जम्मू द्वीप की बात करेंगे भाई, हम तो कहेंगे कि भाजपा के बड़े सम्मानित नेता जितने भी हैं, नेतृत्व ने पीओके लेने की बात की है। हम तो कहेंगे कि इसको आगे बढ़ाते हुए जम्मू द्वीप तक चला जाए और जम्मू द्वीप के भूभाग को लिया जाए, क्योंकि सपा के प्रवक्ता समझ नहीं पाएंगे जम्मू द्वीप कैसे किसको है। उसके लिए उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू द्वीप अपने आप में भारत का एक विस्तृत स्वरूप है, जिसके बारे में अगर ये जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि इनको अपने वापस लेने पड़ जाएंगे। दूसरी बात पे आऊंगा मैं, बहुत जरूरी है जानना कि आज जो मतदान हुए हैं, खासकर मैं राजधानी लखनऊ की भी बात करूं तो ये बात समझ लीजिए कि अभी तक जो मतदाता बाहर निकल के आए हैं वो तो एनडीए अलायंस के मतदाता है, वो तो एनडीए गठबंधन के मतदाता है। भाई 50% के अंदर अभी तक अगर वोटिंग हुई है तो ये तो वो मतदाता है हमारे जो कि सुबह से तैयार बैठे थे, जो कि पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन को वोट देना है। मैं तो ये पूछूंगा कि सपा या इंडिया अलायंस के जो मतदाता है वो कहाँ है? भाई कल तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ दिखा रहे थे, अनियंत्रित रैलियां कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात एक आपने याद दिला दी मुझे। एक बात और रखना चाहूंगा इस पटल पे, देखिए अभी 2-3 दिन पहले सपा ने एक रैली निकाली थी केवी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर के, वो रैली थी जीपीओ तक। वो मुश्किल से 1 या सवा किलोमीटर का दायरा है और 1 या सवा किलोमीटर के दायरे को ही इन्होंने पूरा लखनऊ मान लिया, तो उसमें जितना भी वोट इनको मिल सकता है वो इनको मिलेगा। तो उस आधार पर भी ये सीट को हार रहे हैं। और आदरणीय राजनाथ जी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख से अधिक रिकॉर्ड मतों से इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चुनाव है, जैसा कि हमारे भाजपा के मित्र ने कहा, ये चुनाव राष्ट्र की दिशा को तय करेगा, ये चुनाव विश्वगुरु बनने की दिशा को तय करेगा, ये चुनाव अंतरराष्ट्रीय पटल पे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को तय करने की दिशा में काम करेगा। ये जो चुनाव है इस बार लोकसभा के चुनाव को लोकसभा की दृष्टि से मत देखिए, ये चुनाव तय करेगा कि एशिया में भारत अपनी परिधि को बढ़ाते हुए किस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी सशक्त महाशक्ति बन के उभरेगा। और उसके लिए छोटे मोटे दल जो कि क्षेत्रीय स्तर पे भी जाते हुए हैं, मानसिकता पे बटे हुए हैं, ध्रुवीकरण पे बटे हैं, तुष्टीकरण पे बटे हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्र के या अंतरराष्ट्रीय पटल से भारत की पहचान को खड़ा करने वाला चुनाव है और इसके लिए बड़े उद्देश्यों की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी के एक साथ एक समस्या है, कांग्रेस इतने वर्षों तक भारत में शासन करती रही। देखिए क्या कारण है, राहुल गांधी को भी स्वीकार कर पा रही है। हर बार राहुल गांधी को हर चुनाव में लॉन्च करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लॉन्चिंग पैड ऐसा है कि फेल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को लॉन्च नहीं किया जा रहा है, राहुल गांधी जी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई तो मान ले कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने की योग्य है। अरे मैं तो कह रहा, सर आपके अंदर गंभीरता होती, परिपक्वता होती तो देश की जनता स्वीकार करती। क्या कारण है कि आप हर बार समझाने आते हैं, लेकिन जब तक जनता समझती है अगला चुनाव आ जाता है, फिर आपको नई पारी शुरू करनी पड़ती है समझाने की, फिर अगला चुनाव आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले तय कर ले कि उनको राहुल गांधी को लॉन्च करना है या थोपना है। अगर लॉन्च करना है तो उनको लॉन्चिंग पैड बदलना पड़ेगा, उसके लिए उनको अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगला चुनाव आएगा नहीं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी हम लागू कर देंगे तब तक। तो मुझे लगता है कि इन वाले चुनाव हार रहे हैं और मैं इनको कहूंगा कि जाए थोड़ा सा अयोध्या जाकर के राम के दर्शन करें, थोड़ा सा प्रभु के दर्शन करके अपनी नीतियों को आत्मसात करें। ठीक है विवेक जी, प्रायश्चित करने से हो सकता है कि इनको अपनी सत्ता में आने का रास्ता मिले। ठीक है विवेक जी। पंकज जी, सभी पैनलिस्ट को आपने सुना, सभी ने अपनी अपनी भविष्यवाणियां सुना दी कि हम इतनी सीटों पर जीत रहे हैं और विपक्ष ने कहा हम इतनी सीटों पर जीत रहे हैं। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है आज 5वें चरण के अब तक के चुनाव मतदान को देखते हुए? देखिए एक बात तय समझ लीजिए कि 97 करोड़ वोटर पूरे देश में हैं और उसमें 47 करोड़ महिलाएं हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्ति वंदन अधिनियम लाया और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरजोर प्रयास किए, उसके लिए महिलाओं ने देखा है, महिलाओं ने ये देखा है कि उनके सुरक्षा संरक्षा का अगर प्रश्न आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से
सुशासन का राज कायम है। जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी पहले सपा शासन काल में, 700 दंगे होते थे, उससे जनमानस को मुक्ति मिली। आज महिलाएं निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सकती, तो ये भी जनमानस ने देखा। तो ये 47 करोड़ जो महिलाएं हैं, ये भाजपा के लिए एक गेम चेंज ओवर साबित होंगे और भाजपा को जिताने में पुरजोर भूमिका निभाएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये पूरा देश में इस तरह की एक बयान चल रही है और मान के चलिए कि जो है इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 क्रॉस हो जाए तो कोई मिराकल नहीं होगा, कोई जादूगरी नहीं होगी, निश्चित मान के चलिए जनमानस ये सब देख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 10 साल में जो कहा वो डिलीवर करके दिखाया, हम देंगे, हम करेंगे, इस तरह के जुमलेबाजी राजीव गांधी के जैसे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कहा करते थे, उस तरह से अनुसरण राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि मैं सरकार बन जाएगी तो मैं 8,500 दूंगा। हिमाचल में सरकार बनने के बाद क्या कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख रोजगार देंगे, एक साल सरकार बने हो गया, क्या उन्होंने 1 लाख रोजगार दिए? नहीं दिए। तो इस तरह की खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। और जनमानस ने देखा है कि कांग्रेस किस तरह का भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबा हुआ गठबंधन है। और ये अपने अस्मिता को, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये इन लोगों ने गठबंधन किया है। और रहा सवाल राहुल गांधी का कि राहुल गांधी यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो रायबरेली प्रधानमंत्री के रूप में जनता नहीं, आप वायनाड में के लोग भी आपको देख रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या आप राहुल, पहले आप यहाँ आते थे, आप यहाँ नहीं आते थे। और दूसरी चीज, एक बात और तय समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से रायबरेली या अमेठी हो उसको एकदम नेग्लेक्टेड तरीके से देखा, ये भी जनमानस ने देखा है। और आपका जो कार्यकाल 10 साल का रहा, उसमें कितने विकास के काम आपने कर दिए, ये भी देखने वाली बात है। और आज तो वहां पर पोलिंग के दिन राहुल गांधी वापस जाओ के रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में नारे भी लगे, जनमानस ने नारा लगाया कि राहुल गांधी वापस जाओ। इसका भी असर निश्चित रूप से चुनाव में पड़ेगा। ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा किसको विजय मिलती है। लेकिन ये मान के चलिए कि राहुल गांधी की जो है वहां पर नकारात्मकता देखने को मिल रही। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा भी एक प्रश्न है। आपने 10 सालों के कार्यकाल की बात कही कि कांग्रेस ने 10 सालों में क्या किया, लेकिन अगर देश को परमाणु बम मिला है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस काल में ही परमाणु बम का आविष्कार हुआ, तो कहीं ना कहीं देश के शुरुआती दौर में कुछ ना कुछ तो कांग्रेस ने देश को दिया है ना। और अब युवा भी रुझान ले रहा है इंडिया गठबंधन में, क्या वजह है इसके पीछे की? पंकज जी, इसका जवाब आप मुझसे लीजिएगा। जी 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 विवेक जी दीजिए जवाब। जी, अभी आपने बहुत अच्छी, जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस के राज में भारत को न्यूक्लियर शक्ति प्राप्त हुई। आपको पता होना चाहिए कि यही कांग्रेस है जिसने इस भारत के आर्थिक औद्योगिक रक्षा क्षेत्र को कमजोर करने में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिसको कहते हैं थोरियम घोटाला। घोटाले पे कोई बात नहीं करता है। अगर आपको ना पता हो और यकीनन नहीं पता है, तभी आपने सवाल पूछा, तो चलिए मैं आपसे संज्ञानित कर देता हूं। थोरियम एक रेत के जैसा कण होता है जिसको कि 2002-2012 के बीच में 2.1 मिलियन टन मोल्टाइज नाम के खनिज को गायब कर दिया गया इस देश से, जिसमें से थोरियम निकलता है। और सबसे बड़ी बात, यह 2,35,00,000 टन थोरियम के बराबर था। एटॉमिक एनर्जी की जो विभाग था, जो जिम्मेदार थे, उन लोगों को डायरेक्शन दे दिया गया, उन लोगों ने आंखें बंद कर दी। खरबों रुपए का भंडार तस्करी के जरिए चीन, जापान, कोरिया और फ्रांस पहुंचा दिया गया। और जो कांग्रेस के तस्कर मित्र थे, अरबपति, देश कंगाल करके नागरिक उज्जवल जो अपने भविष्य की और ज्यादा बनाने की और ज्यादा दिशा में काम करने की बात जो सोच रहे थे, उनके विश्वास को विश्वासघात करते हुए ये सारा थोरियम उठा के देश के बाहर पहुंचा दिया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस नेहरू जी जो विज्ञान के आधार पर देश को विकसित करना चाहते थे, उन्होंने स्वयं प्रतिबंध लगाया था कि इसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस खनिज संपदा के बारे में CSIR और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं का गठन किया गया था कि इस दिशा में काम करती। लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार के नेतृत्व में इस खनिज के निर्यात से पाबंदी हटा दी गई। और CSIR के कहने पर भाभा एटॉमिक संस्थान के निदेशक जब इसका पता करने के लिए जाते हैं तो उन्हें तस्करों के ठिकानों पे, जो व्यापारी थे भारत में, जो तस्कर के ठिकाने थे, वहां घुसने तक नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर वो आज भी टूटीकोरिन या फिर जो भी थोरियम था
अगर वो आज देश के पास होता तो कितना बड़ा न्यूक्लियर का भंडार होता। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने केवल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का। और थोरियम घोटाले की फाइल खुलनी चाहिए, थोरियम घोटाले की फाइल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब इस घोटाले में जांच होती है तो देशद्रोह के नाम पे एक सरकार के व्यापारी और उसके साथी तथा पर्यावरण मंत्रालय के एक भ्रष्ट अधिकारी के मुकदमा कर दिया गया और उन्हें देशद्रोह में नहीं 3 वर्ष और सरकारी अफसर को 5 वर्ष की जेल करा करके पल्ला झाड़ दिया गया, वहां भी उनको सुविधाएं दी गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने देश को अनुपम दिया। वास्तव में पोखरण का परीक्षण तो ठीक है विवेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया सोडियम घोटाले को लेकर। विवेक जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, मुझे भी जानकारी है और शायद हमारे दर्शकों को भी जानकारी होगी। लेकिन ये घोटाले सिर्फ कांग्रेस में नहीं होते आए। अगर आप घोटाले का चिट्ठा खोल ही रहे हैं तो एक चिट्ठा हम भी खोल देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का चिट्ठा। घोटाले यानी कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ आया है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वही फंडिंग कर रही है बीजेपी को। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला क्यों आखिर चुनाव से पहले दबा दिया जाता है? अगर आप सोडियम घोटाले की बात कर रहे हैं, विकास की बात करें तो विकास हर कहाँ दिया गया, कहाँ दिया गया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया। जवाब दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशन को लागू किया गया। दबाने का अर्थ होता है कि नहीं होगी, उससे बात ही नहीं होगी। और ये तो वो पैसा था जो कि कांग्रेस के जमाने में विदेशों में उसको घुमा कर वापस लाया गया इंडिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। विवेक जी, फिर कोयले घोटाले को लेकर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सोडियम घोटाला मान लेते हैं कि कांग्रेस सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में भी तो घोटाले हुए, आखिर उसकी जवाबदेही कौन देगा? मैं अपनी बात रखूं। जी केसी जैन जी, आपकी पक्ष जानने के लिए अगर सोडियम घोटाले की बात, अगर सोडियम घोटाले की बात आ जाए, मेरी बात आ जाए, विवेक जी जवाब दीजिए। अगर सोडियम घोटाले की बात हम उठा रहे हैं, हाँ, अगर सोडियम घोटाले की बात हम उठा रहे हैं तो कोल घोटाले की बात अगर आप कर रही है तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की यूपी सरकार ने जांच क्यों नहीं की? अगर कोई घोटाला साबित हो रहा था तो कांग्रेस की यूपी सरकार ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ ना, किसी ने हाथ रोक के देखा, किसी ने बांध रखा था क्या? सरकार में होते हुए आए हैं तो जवाब वही दीजिए जो महत्वपूर्ण हो। बात विकास पर हो रही थी, आखिर विकास किस सरकार में कितना हुआ? जी मेरी बात आ जाए। जी केसी जैन जी पक्ष रखिए अपना। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो चुनाव हो रहा है, चुनाव पे जो चर्चा कर रहे थे, देखिए रायबरेली और अमेठी को लेकर के जो आपने प्रश्न उठाया, तो देखिए ये रायबरेली और अमेठी में संयुक्त गठबंधन के द्वारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पहले भी चुनाव लड़े थे। वहां पर ना तो कोई बीएसपी का कैंडिडेट था, ना समाजवादी पार्टी का था, ना आरएलडी का था। आज तो आरएलडी हमारे साथ में भी है। और दूसरी बात क्या है, जिस गठबंधन की बात हो रही है, जिस इंडी गठबंधन की बात हो रही है, कहीं पे एक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए कि जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव हुए, यही समाजवादी पार्टी 6 सीटें मांग रही थी, इसको 6 सीटें भी नहीं मिली मध्य प्रदेश में, और जो सिर्फ वो बिल्कुल सामने दिखाई दी। अभी महिला सशक्तिकरण की बात जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कर रहे थे, अभी आप देखिए कि स्वाति मालीवाल का मामला किस प्रकार से सामने आया। तो अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है आम आदमी पार्टी की के मुख्यमंत्री आवास पे, तो कौन सुरक्षित है? और उसके साथ गठबंधन किसका? ऐसी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। ये बेरोजगारी की बात करते थे, समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता बांटा और ये रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अगर आप रोजगार देने में सक्षम थे तो ये पीएचडी किए हुए लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप और इंजीनियर में जो डिप्लोमा किए हुए थे, ऐसे तमाम फार्मासिस्ट, इनको आप 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता बांटते रहे 5 साल तक आप अपनी सरकार में। क्यों बांटते रहे? 5 साल में उनकी कितनी उम्र निकल गई? जो 35 साल का था वो 40 साल का हो गया। आप रोजगार नहीं दे पाए, ओवर एज हो गया, उसकी एज भी निकल गई फॉर्म डालने की भी। दूसरी बात क्या है कि हमने अपने शासनकाल में, योगी वन सरकार में 2017 से लेकर 2022 तक 5.5 लाख नौकरियां दी हमने डायरेक्ट तौर पर, और लगभग 1 करोड़ लोगों को जो अतिरिक्त रोजगार दिया। देखिए, रोजगार और नौकरी तो अलग अलग चीजें। हमने 5.5 लाख नौकरियां दी, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के द्वारा चाहे लोगों को लोन उपलब्ध कराना हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराना हो। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार, लगभग 1 करोड़ लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई, सस्ता लोन उपलब्ध कराया, वर्ल्ड बैंक से लोन उपलब्ध कराया, तमाम सारे काम किए। लेकिन जब नौकरियों की बात आती है
तो 2012 से लेके 2017 तक जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसने मात्र 2.5 लाख नौकरियां दी और हमने 5.5 लाख नौकरियां दी। उसके बाद भी कहीं रोजगार नहीं है। तीसरी बात ये कि जब इनका गठबंधन था, इसी गठबंधन के द्वारा वहां पर राहुल गांधी जी प्रत्याशी थे, सोनिया गांधी जी प्रत्याशी थी। राहुल गांधी जी उसके बाद ही चुनाव हार गए। वहां पर न बीएसपी का कैंडिडेट था, न सपा का था, न आरएलडी का था। अब वहां पर बीएसपी का भी कैंडिडेट लड़ रहा है और आरएलडी आज हमारे साथ में है। ठीक है, केसी जैन इतनी तरह इनको सीट लग रही थी। ठीक है। मैं बता 30 सेकंड में खत्म करता हूँ, 30 सेकंड में मेरी बात पूरी हो जाए। जी जी जी। देखिए, अगर उनको इतनी सीट अच्छी लग रही थी, सही लग रही थी, लग रहा था वो जीत जाएंगे, तो अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों गए? और सोनिया गांधी चलिए राज्यसभा चली गई, ठीक है, अपनी उम्र का हवाला देते हुए एक तरीके से चोर दरवाजे से वो सांसद बन गई। लेकिन उसी सीट पे क्यों गए राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी अमेठी क्यों छोड़ करके गए? और आप देखिए 2022 के इलेक्शन के बाद क्या उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की प्रभारी थी प्रियंका जी, ना प्रियंका जी दिखाई दी, ना राहुल गांधी जी दिखाई दिए 2022 के बाद में। और 2022 का इलेक्शन हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में 400 की 400 प्लस सीटों पे कांग्रेस ने अपने दम पे चुनाव लड़ा और सीटें लेकर के आते हैं 1-2। तो आप देखिए 400 सीटों में 2 सीटों पे सिमट के रह जाना पड़ता है कांग्रेस को। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। तो कहां से चमत्कार हो जाएगा कि ये लोकसभा सीट जीत जाएंगे? तो लोकसभा, एक भी लोकसभा सीट निकालना बहुत टफ है, बहुत कठिन है, क्योंकि इनका स्याह चेहरा जनता के सामने आ चुका है और मोदी जी के काम पे एक बार जनता फिर से मोहर लगा रही है। जी मिराजुद्दीन जी, जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए समय की पाबंदी को देखते हुए। जी जी, जैसे कि भाई साहब अभी कह रहे थे कि चोर दरवाजे से राज्यसभा में शामिल हो गए माननीय सोनिया जी, तो भाई साहब मैं ये बताना चाहूंगा एक राज्यसभा जो है संसद का एक उच्च सदन है, यहाँ पे शामिल होने का मतलब वो चोर दरवाजा नहीं है। अगर राज्यसभा में सब शामिल होने के लिए जो भी कैंडिडेट जाता है तो उनका चोर दरवाजे से जाता है। दूसरी चीज, आपका एक सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ किया अपना कहा हुआ किया है। भाई साहब हमारे मित्र जी, आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का भी देने का वायदा किया था। हर साल 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में भी डालने का वायदा किया था। वो वादे के शायद जुमलेबाजी थी क्या या कुछ और? रही बात माननीय राहुल गांधी जी की, वो 2 करोड़ नौकरियां सरकारी थी क्या? उन दोनों सीटें हैं, वो उनकी माता जी, उनकी दादी जी, ये सब लड़ती चले आई हैं इन सीटों से, उनके घेरे की सीटें हैं। जी ठीक है, जैनुल जी प्रतिक्रिया दीजिए जल्दी से कि समाजवादी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैनुल जी, अब क्या सवाल उठ रहे हैं? जैनुल जी, अगर आपने सभी पैनलिस्ट की बातों को सही से सुना हो तो समाजवादी पार्टी पर भी कई सारे सवाल उठे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडागर्दी होती थी। मैं बताना चाहूंगा कि जो भी पैनल के राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर जो राजनीतिक दल से हट के जो हमारे समीक्षक महोदय कोई एक बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता से बेहतर वो पैरवी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरे मुख्तार अंसारी की चरण वंदना क्यों करनी पड़ती है, ये बता दीजिए ना। मुख्तार अंसारी की चरण वंदना क्यों करनी पड़ती है? मेरी बात सुन लीजिए, आप जब बोले हैं तो मैंने रोका नहीं, टोका टोकी नहीं किया हूँ। आप खामोशी से सुन लीजिए, फिर आपका समय आएगा, आप अपना जो है पक्ष रखिएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भ्रष्टाचारियों की बात कही जा रही थी, गुंडा की बात कही जा रही थी। नहीं, गुंडा बता दीजिए ना, इनको माननीय बनाने का काम किसने किया? माननीय बनाने का काम किसने किया? और उत्तर प्रदेश में जब किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है उसकी जाति क्यों बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग? अपराधी की ये भी कहते हैं अपराधी की कोई जात नहीं है, आतंकवादी की कोई जाति नहीं है। लेकिन जब 1-1 लाख का 2-2 लाख का इनामी बदमाश कोई मारा जाता है इनकाउंटर में, पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, उनको भी कई बार जान गंवानी पड़ी,
वहां पर समाजवादी पार्टी इन अपराधियों के पक्ष में क्यों दिखाई देती है? क्यों बताते हैं फला जाति का था इसलिए इनकाउंटर हो गया? अरे अपराधी है, 2-2 लाख रुपए उसके ऊपर इनाम घोषित है, वो सरेंडर क्यों नहीं करता है? कई मंत्री और कई विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं, कुलदीप सेंगर जैसे। भारतीय जनता पार्टी उनको सुरक्षित रख लेती है। इस पे ठीक है, एक एक करके जैनल जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, तभी आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे और दर्शक भी जान पाएंगे। जैनल जी। मैडम, मैं निवेदन करूंगा कि सवाल जब अगर आप करती हैं तो बीच में कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे के सवाल को जो है बीच में टोका टोकी न करें, बेहतर होगा। आपका जब भी जो भी सवाल कर दिया है वो जवाब देगा, जब फिर उसका नंबर आएगा तो आप अपनी बात जी जैनल जी, आप अपनी बात रखिए, अभी कोई आपकी बात नहीं काटेगा। नहीं, भाई साहब काट रहे हैं, सवाल पे जवाब हम अभी बोलने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी और जो आतंकवादी बदमाशों की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अपराधियों का लिस्ट निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि कितने कौन अपराधी आए हैं, किस वर्ग के लोग हैं, कौन से लोग हैं, कितने पाक साफ लोग हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे कायम है। पहला बात आपको स्पष्ट हो जाएगा, जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार की बात किया गया है, भ्रष्टाचार में अभी जो है आपका चंदा का वो जो है धंधा किया गया, चंदा का धंधा जो किया गया है, जिसमें जो है जिन कोविड वैक्सीन से करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया है, जो आज जो है उसी वैक्सीन लगने से हमारे देश में युवाओं को भी हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है। वो भी लोग इस सवाल को जवाब करेंगे। जो टेम्पो में लाद उनके यहाँ पैसा पहुंचा हुआ है, ये जो है इस तरह का भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने पैसा लेके और उनको हवाई जहाज से नीरव मोदी, आपके तमाम मोदी लोगों को जो है जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं, बड़े लोग हैं, और जो है अडानी अंबानी तमाम तरह के लोगों को स्पेशल जो है आप जो है सुविधा देते हैं। उन्हीं को तमाम देश के खजानों पे और जो है उद्योग धंधों पे एक तरफा उनको जो है आप जो है अधिकार दे देते हैं। और आप भ्रष्टाचारियों की बात करेंगे, कितने अरबों रुपए लोग बिना सरकार से मिली भगत का थोड़ी भाग गए। तो ये तमाम अपने गिरेबान में झांकने का महोदय काम किया जाए, देखा जाए भ्रष्टाचारी कौन है, अपराधी कौन है। इसके अलावा जो है जहां तक बात आई जम्मू द्वीप की बात इन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूँ जम्मू द्वीप नहीं, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का भी थोड़ा सा पता कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा चाइना जो है कहां तक बढ़ गया है, कहां का नक्शा दिखा रहा है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज उसको भी बढ़ा लिया जाए। उस जमीन को थोड़ा सा, हमारे 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उस जमीन को कब्जा जो है हम लोग को जो है उसको भगा दिया जाए, उस जमीन को अपने में कब्जा कर लिया जाए। तमाम तरह के क्षेत्रफल को आप देख लीजिए। पूर्वी भारत में क्या क्या जो है इलाके जो है, उधर जो है नागालैंड में हमारे बहनों के साथ, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, ये भी देख लीजिए। थोड़ा सा वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रचार करना चाहिए। कई जगहों पे जो है लोग पवेलियन की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की डिबेट में हमने जाना कि 5वें चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ गहमा गहमी है। आपने देखी कि प्रवक्ताओं के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल है, भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां हो रही हैं कि आखिर 5वें चरण के चुनाव तक आखिर उम्मीदवार जो है उनमें से प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी कि 4 जून को नतीजे क्या आएंगे उसकी भविष्यवाणी भी अभी हो चुकी है। और 5वें चरण के चुनाव को लेकर रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज और लखनऊ सीट को लेकर भी दांवपेच लगातार लगे हुए हैं, लेकिन भविष्यवाणियां आ चुकी हैं और हमने आपको सुनाई भी है। तो फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें KKD न्यूज।